हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th की यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो ये लेक्चर सीबीएसई के अकॉर्डिंग हुआ क्योंकि काफी सारे चैप्टर्स और उनके पोर्शंस कट कर दिए हैं। तो नीट में थोड़ा एक्स्ट्रा ऑब्वियसली है, 2-3 टॉपिक्स हैं एक्स्ट्रा, बट जो सीबीएसई में है वो अलग है थोड़ा। तो आज का लेक्चर सीबीएसई का होगा। तो फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी क्या होता है? बेसिकली डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि इतने सारे हम बायो पढ़ रहे हैं। बायो क्या है? इट इज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो जो लिविंग थिंग्स की डाइवर्सिटी है इस पूरे वर्ल्ड में, हमें उनके बारे में इस यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब कितने अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, कितने अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कितने सब कुछ है। तो उन सब डाइवर्सिटी के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो इसमें 4 चैप्टर्स हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। आज हम द लिविंग वर्ल्ड करेंगे और इसमें ये चैप्टर बहुत इजी है और इसकी ज़्यादा वेटेज भी नहीं होती है वैसे तो। और इसमें से जो 2 इसके टॉपिक्स थे वो हटा दिए गए हैं, व्हाट इज लिविंग और ये जिसमें अलग अलग हर्बेरियम वगैरह दिए हुए थे, वो सब टॉपिक हटा दिया है। तो अभी हमें सिर्फ बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है इस चैप्टर में। ठीक है, और वो बहुत इजी है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर ये सब पढ़ेंगे और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हम आज जितना हो पाएगा उतना करेंगे। वील रीड फ्रॉम एनसीईआरटी ऑल्सो एंड वील मेक द नोट्स। मैं हैंड रिटन नोट्स भी बनवाऊंगी और आपको भी साथ के साथ लिखते रहना है, सिर्फ बैठ के वीडियो नहीं देखनी है, नहीं तो आपको कुछ याद नहीं होगा। बेसिकली समझ तो आएगा ही, बट दिस इज इनफ। अगर आप इसको साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे और सब कुछ करेंगे तो उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट यस, सेल्फ स्टडीज ऑलवेज मस्ट। आप खुद जाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तब आपको और चीजें क्लियर होंगी और डाउट्स आएंगे। और जब डाउट्स आए तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो बेसिकली डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो बायो बेसिकली क्या है? लिविंग वर्ल्ड ही है बायो। बायो क्या है? काइंड ऑफ, जस्ट अ मिनट, बायो क्या है? स्टोरी ऑफ लाइफ है। ठीक है, स्टोरी ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब लिविंग चीज है। जो इससे पहले वाला पोर्शन था उसमें हमने देखा था कि लिविंग और नॉन लिविंग चीजें कैसे अलग होती हैं। लिविंग चीजों का ऐसा क्या फीचर है जो उन्हें लिविंग बनाता है, नॉन लिविंग से सेपरेट करता है उन्हें, पर वो हटा दिया है। अगर आपको फिर भी वो पढ़ना है तो मैं वीडियो डालूंगी नीट के लिए, जो लेक्चर होगा उसमें वो वाला टॉपिक कवर्ड होगा, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और आपको काफ़ी जो बायो की बेसिक चीज़ें हैं वो उससे समझ आएंगी। ठीक है, तो बायो क्या है? बेसिकली स्टोरी ऑफ लाइफ है। और लाइफ क्या है? लिविंग चीजें हैं, नॉन लिविंग चीजों में तो कोई लाइफ होती नहीं है। तो इसकी डाइवर्सिटी पढ़नी है हमें। इन लिविंग चीजों में जो भगवान ने इतने सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं, उन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो डाइवर्सिटी इन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, अभी मैंने बता दिया डाइवर्सिटी क्या होता है और लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इस प्लैनेट पे बहुत सारी लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अब इन कितनी वैरायटी है? अब बेसिकली हमें जितनी भी वैरायटी है उसका सिर्फ 13% ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे, मतलब हमने उनको डिस्कवर किया है और हमें उनके बारे में पता है, सिर्फ 13%। तो जो टोटल है वो है 13 to 14 मिलियन। 13 to 14 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उसका सिर्फ हमें 13% पता है। मतलब अराउंड 1.7 to 1.8% हमें ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हमने डिस्कवर किया है जो टोटल अर्थ पे प्रेजेंट है इस वक्त। ठीक है,
तो अब ये जो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है 1.7 to 1.8% मिलियन ऑर्गेनिजम्स जो है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को ही हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं हम, दिस इज ओनली बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है, नंबर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। और हमें इन्हीं अलग अलग, ऑब्वियसली अब 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में सब हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमने इनको क्लासिफाई किया है, इनको ग्रुप्स में डाला है, अलग अलग इनके डिविजन्स बनाए हैं हमने, किंगडम, फाइलम, स्पीशीज, जीनस, ये सब हमने बनाया है, जिनसे हम इनको कलेक्टिवली इनके कॉमन कैरेक्टर्स को पढ़ पाएं, और सेपरेटली भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बट हम अपने लेवल पे इतनों को तो नहीं पढ़ सकते हैं, पर इनके ग्रुप्स के बारे में, इनके कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में, जो इन सब ऑर्गेनिजम्स में जनरली स्पीशी वाइज देखा जाता है, उन सब के बारे में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पर पहले हमें ये देखना है कि जो इतने सारे 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इनको हम कैसे जानेंगे। अब अर्थ पे इतने सारे लैंग्वेजेस है, इतने सारे डिफरेंट कल्चर्स है, सबको अलग भाषा समझ आती है, सब अलग भाषा बोलते हैं, तो इनको कैसे एक ऐसे वे में पढ़ा जाए जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो, वो पूरी दुनिया में एक जैसा ही रहे। ठीक है, तो इसको ये पॉसिबल करने के लिए हमने क्या लाया, नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन हैव डिफरेंट नेम्स एट डिफरेंट प्लेसेस, इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं अलग अलग जगहों पे, तो इसीलिए दैट्स वाई there is a need for nomenclature. That's why there is a need for nomenclature. So nomenclature is a very important part of this chapter कि nomenclature basically है क्या। ठीक है, अब nomenclature देखते हैं। What is nomenclature? एक स्टैंडर्ड, हमने एक स्टैंडर्ड द नेमिंग, हमने बेसिकली कुछ क्राइटेरियाज बना दिए, कुछ प्रोसीजर्स बना दिए, कुछ सेट ऑफ रूल्स बना दिए, जो हम जिससे नेमिंग करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, और वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उसी नाम से जाना जाएगा। wait the standardize the naming of living ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बेसिकली बस इतना ही याद रखना है आपको, और वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नेम, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब वो जो ये स्टैंडर्ड्स हमने बनाए, कि हमने क्राइटेरियाज बनाए, रूल्स दिए, कि और हम अब उसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं, कि वो एक पर्टिकुलर नाम, चाहे वो फॉर एग्जांपल एक मैंगो का नाम है मैग्निफेरा इंडिका, तो मैग्निफेरा इंडिका के नाम से ही उस दुनिया के सारे साइंटिस्ट उसको जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे।
साइंटिफिक नेम जो होगा वो उसका मैग्निफेरा इंडिका ही होगा। स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब जो ये नाम होगा दिस विल बी एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, सेम भी रहेगा और एक्सेप्टेड भी रहेगा। सारे बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट जो भी होंगे वो सब इसी नाम को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये बहुत इजी है। पर अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को हमें नेमिंग करनी है, तो उनको नाम देने के लिए हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे हम उनको सबको नाम भी दे पाए। हमें उनको आइडेंटिफाई करना होगा। तो नोमेनक्लेचर जो है, किसी को भी नाम देना तभी पॉसिबल है जब हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो नोमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल बाय आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है, हमें उसको एक अच्छे से तरीके में उसे कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो बेसिकली आइडेंटिफाई करने का, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? मीन्स टू डिस्क्राइब ऑर्गेनिजम्स करेक्टली। अगर हम गलत उसके कोई भी फीचर को गलत समझेंगे या गलत बताएंगे तो हम उसे प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके फिर उसे क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, फर्दर उसको ग्रुप्स में नहीं डाल पाएंगे। बेसिकली हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम आगे जाके उनको ग्रुप में डाल पाए, क्योंकि सारे 1.7 1.8 ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग उनके फीचर्स कहीं ना कहीं हमें पता है, बट उनको अलग अलग पढ़ना मुश्किल है, इसलिए हमने उनको ग्रुप्स में डाला है। ठीक है, अब वो ग्रुप्स आगे हम अभी देखेंगे कि कितना स्पेसिफिसिटी उनकी कम होती है या ज्यादा होती है, बट बेसिकली इसका काम यही है। तो उनको आइडेंटिफाई करना, उन कैरेक्टर्स को प्रॉपरली डिस्क्राइब करके लिखना जरूरी है ताकि हम उनको एक सही नाम दे पाए। अगर हम गलत डिस्क्राइब करेंगे कैरेक्टर को तो उसका नाम भी हो सकता है वो किसी, उसका नाम कुछ और होना चाहिए था और वो कुछ और गया। अभी आपको समझ आएगा कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने जो प्रोसीजर्स और रूल्स बताए थे, क्राइटेरियाज दिए थे ये नाम रखने के, उसमें कैरेक्टर्स को सही बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो थे, मिनट, पेन को पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे दे गेव सम प्रोसीजर्स एंड क्राइटेरियाज, और ये प्रोसीजर्स और क्राइटेरियाज जो थे ये ही उसका साइंटिफिक नाम देंगे। देखो ये नॉमेनक्लेचर जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज अबाउट साइंटिफिक नेम्स। जो लोकल लैंग्वेज में हो सकता है आप एक चीज को बहुत कुछ बोलते हैं हम लोग, बट जो साइंटिफिक नेम होता है वो सेम होता है। तो इन्हीं प्रोसीजर और क्राइटेरिया से वी विल असाइन द साइंटिफिक नेम। और ये एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, एक्सेप्टेड बाय ऑल बायोलॉजिस्ट। ठीक है, इसको सारे बायोलॉजिस्ट एक्सेप्ट करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मेन कहानी तो घूम फिर के अभी तक हमने यही पढ़ी है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, देयर इज अ बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग टाइप्स हैं, नेम्स हैं, उनको हमें उन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है। तो बेसिकली अगर मेरे बारे में किसी को जानना है तो सबसे पहले मेरा क्या जानेगा? नाम जानेगा। मेरा नाम कोई कैसे देगा? जब वो मेरे कैरेक्टर्स के बारे में देगा कि ओके, देखो अभी हम लोग इंडियंस हैं तो इंडियंस के कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, अफ्रीकन्स होंगे, उनके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, बट अगर मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स को कोई गलत डिफाइन करेगा तो मेरा नाम कोई नहीं जान पाएगा कि मैं इंडियन हूँ क्या अफ्रीकन हूँ। तो इसीलिए नाम देने से पहले कैरेक्टर्स को बताना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये साइंटिस्ट ने जो प्रोसीजर्स और क्राइटेरियाज दिए थे इनको बुक्स में लिखा, उन्हें हम कोड्स कहते हैं। साइंटिस्ट दे गेव देम
इन्होंने ये जो प्रोसीजर्स दिए थे ये कुछ कोड्स में दिए, कोड्स या उन्हें आप बुक्स भी कहते हो। इनके अंदर बेसिकली ये सारे प्रोसीजर्स और क्राइटेरियाज होते हैं। इनके अंदर क्या है, प्रोसीजर्स एंड क्राइटेरियाज। एनसीईआरटी में 2 ही बुक्स के नाम दिए हुए हैं, तो हम अभी दो ही करेंगे, या फिर चलो मैं बता ही देती हूँ एक्स्ट्रा भी जो है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। जब एग्जाम टाइम आएगा तो यू कैन कट जो हमने एक्स्ट्रा पढ़ा है, जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी, क्योंकि अभी तो एनीवेज भी क्लास 11th में स्कूल के एग्जाम्स ही होते हैं, देयर इज नो प्रेशर। पर आपको अभी से अपना बेस बनाना है। अगर इफ़ यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस स्टार्टिंग से ही, तो वो बाद में आपको आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, बोर्ड होंगे, उनमें हेल्प करेगा द फर्दर क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट कोड था, बुक था ICBN। तो इसकी फुल फॉर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म्स ही पूछी जाती हैं MCQs वगैरह में। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। बोटानिकल मतलब इसमें प्लांट्स का नोमेनक्लेचर किया था। जो हम प्लांट्स को नाम देंगे उनका क्या क्राइटेरिया होगा प्लांट्स को नेम देने का, वो इस बुक में दिया हुआ है, कोड में दिया हुआ है। इसे कोड कहते हैं बेसिकली, ICZN। तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, थर्ड है ICNCP। देखो ये 2 इंपॉर्टेंट थे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, दीज आर एक्स्ट्रा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये एक्स्ट्रा है। ये नीट के लेवल में पूछ लेते हैं, या फिर ज़्यादातर तो यही पूछे जाते हैं दोनों। नीट में भी बेटा देखो क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो 98% एनसीईआरटी ही आता है। 2-3 क्वेश्चंस हो जाते हैं जो बाहर से हैं। कोविड के बाद से तो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी हो ही गया है, बट 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जो बाहर से आ जाए, वो PYQs को देखते हुए लास्ट फ्यू ईयर्स के, वो भी मैं इसमें करा देती हूँ। तो इसमें भी वही इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। ICVCN वही इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर। ठीक है, और एक है ICBN। ICBN देखो ये वाला जो ICBN है ना, ये इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर है। ठीक है, तो ये सब जो थे, तो पहला क्या था ICBN, ये बोटानिकल नोमेनक्लेचर है, ये जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, ये कल्टीवेटेड प्लांट्स का नोमेनक्लेचर है, ये वायरसेस का नोमेनक्लेचर है, और ये बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इन सब बुक्स में इन पर्टिकुलर चीज़ों को नाम देने के क्राइटेरियाज है और प्रोसीजर्स है, कि बैक्टीरिया को नाम देने के यही सेट ऑफ रूल्स है, इन्हीं सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके हमें बैक्टीरिया को नाम देने हैं। ठीक है, इन बुक्स में ये दिया हुआ है। बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से रीड करते हैं। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountain, deciduous forest, ocean, freshwater lakes, desert, hot springs,
लीव अस स्पीचलेस। तो हमें हर जगह अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, माउंटेन्स हो, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो, ओशंस हो, फ्रेश वाटर लेक्स हो, डेजर्ट्स हो, हॉट स्प्रिंग्स हो। अब कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में, जैसे हॉट स्प्रिंग्स या फिर बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट्स में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो हमें हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे मिल सकते हैं, जिसके सिर्फ हमने कितना पढ़ा है, 13%। द ब्यूटी ऑफ अ गैलोपिंग हॉर्स और द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. तो वो ये कह रहे हैं कि the ecological conflict and cooperation among members of population, इतने population इतनी सारी अलग अलग टाइप है ठीक है, उनके अलग अलग नंबर्स है, उनके बीच में इतनी कोऑपरेशन है पॉपुलेशन के बीच में, कम्युनिटीज में, और जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, एक सेल के अंदर कितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो सब कोहेरेंटली एक दूसरे को प्रॉपरली कॉम्प्लीमेंट करते हुए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो इतना प्रोसीजर है कि सब को पता है किससे उनका क्या काम होना है, ये कैसे हो रहा है। तो लाइफ क्या है? दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। The first is a technical one, seeks answer to what life is as opposed to the non-living. And the second is a philosophical one and seeks answer to what purpose the life, what is the purpose of life. ठीक है, what is living. तो basically जो living था उसमें हमें जो पोर्शन यहाँ से हटा दिया है, what is living में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। इसमें से कौन से फैक्टर्स, कौन से कैरेक्टर्स जो है वो जो कि सिर्फ लिविंग में मिलते हैं, उससे हम लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं, तो वो हमने हटा दिया है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। Diversity in the living world. If you look around, you will see large varieties of living organisms, be it potted plants, animals, plant. There are several organisms that you cannot see with your naked eye, but we can see it with microscope. If you were to increase the area that you make observation in, there will be a, अगर आप जिस एरिया में देख रहे हो उससे ज़्यादा बाहर जाके देखने लगो तो आपको बहुत सारी रेंज, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। अगर आप किसी डेंस फॉरेस्ट में जाओ तो वहां पे आपको ज्यादा मिलेगा, अगर आप अपने घर के आसपास देखोगे तो कम वैरायटी आपको दिखेगी। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशी। ठीक है, तो अब हमने एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स को जिनके कैरेक्टर्स काफी मिलते जुलते हैं, उनको हमने एक स्पीशी में डाल दिया। ठीक है, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए उस पर्टिकुलर स्पीशी के प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के, इंस्टेड ऑफ हम हर एक को अलग अलग पढ़ें। ठीक है, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 एंड 1.8 मिलियन। मैंने आपको बताया कि जितना हमें पता है, जितना डिस्कवर हुआ है और हमने उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब कर दिया है, वो बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन है। वहां पे मैंने परसेंटेज लिख दिया था, उसको हम सही कर लेंगे अभी। दिस रेफर्स टू अ बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्या है जो इतना अलग अलग हम देख रहे हैं? दिस इज द बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। वी शुड रिमेंबर here that as we explore new areas and even the old ones, new organisms are continuously being identified. जैसे हम पुराने organism जो हमें पता है, जैसे नए new areas को हम explore करते हैं, ऐसे ही even old ones, new organisms are continuously being identified. ऐसे ही हम हर रोज या फिर कुछ टाइम में new organisms को भी identify करते रहते हैं। As stated earlier, millions of plants और animals हैं इस दुनिया में. We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. तो मैंने आपको बताया कि लोकल भाषा में बहुत सारी भाषा हैं, ठीक है, उनके हिसाब से सबके अलग हो सकते हैं, कंट्री में भी अलग हो सकते हैं, बट इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि ठीक है अभी दिल्ली में तो ये बोल रहे हैं, मुंबई में क्या बोल रहे हैं, इंडिया में तो ये बोल रहे हैं, अफ्रीका में क्या बोल रहे हैं। तो जो साइंटिस्ट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट है, वो कैसे समझेगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। ताकि हम मैंगो जो है उसको हमने मैग्निफेरा इंडिका बोल दिया साइंटिफिक लैंग्वेज में। अब वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको पता होगा कि पर्टिकुलर ये जो स्पीशी है मैग्निफेरा इंडिका, इसकी यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। That would be created if we did not find ways and means to talk to each other, to refer to organism we are talking about. हमने इतने सारे organism ढूंढ तो लिए पर इनके बारे में जानना भी है, इनके बारे में बात भी करनी है,
तो उसके लिए हमें कुछ तरीका ढूंढना था। तो हमने क्या ढूंढा? नोमेनक्लेचर। There is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. सेम नेम होगा पूरी दुनिया में और उसे पूरी दुनिया एक्सेप्ट भी करेगी। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। अगर इसको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको डिस्क्राइब करो करेक्टली। वी नो व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, ताकि हमें पता हो कि कौन से ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है। इस प्रोसेस को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each organism. ऐसे ही इसीलिए साइंटिस्ट ने प्रोसीजर्स और क्राइटेरियाज बनाए इन ऑर्गेनिजम्स को नाम देने के लिए। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के बायोलॉजिस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। फॉर प्लांट्स, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. Plants के लिए ICBN है, एनिमल्स के लिए ICZN है, जिसमें एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट या फिर जो प्लांट को नाम देने के लिए हम उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे जो इन दोनों बुक्स में प्रोवाइडेड होगा। द साइंटिफिक नेम्स इज श्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। अब साइंटिफिक अगर अलग अलग, फिर तो वही लोकल भाषा वाली बात हो गई, अलग अलग होंगे। तो इसीलिए साइंटिफिक नेम्स ने ये मेक श्योर किया कि नाम एक ही होना चाहिए एक ऑर्गेनिज्म का। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. ठीक है, तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो जब भी उस चीज का, उस ऑर्गेनिज्म का, उस प्लांट का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो वो सेम ही नेम पर आए कि अच्छा ठीक है, ये मैंगो, अभी हमने मैंगो का डिस्क्रिप्शन सुना तो हम सेम नेम पे आए, दैट इज मैग्निफेरा इंडिका। They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. तो और ये भी हमें मेक श्योर करना है, सिर्फ नाम नहीं देना है कि हमने उसको दे दिया मैग्निफेरा इंडिका, पर क्या पता मैग्निफेरा इंडिका किसी और चीज का भी नाम हो, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए वी हैव टू मेक श्योर दैट वो नाम पहले कभी यूज नहीं हुआ है। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू फॉर द साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, तो अभी हम ये पढ़ेंगे। तो साइंटिफिक नेम्स क्या इंश्योर करते हैं? First, one organism, one name, which is accepted by all over the world. Description of any organism, same name all over the world. Description of any organism, it should have same name all over the world. थर्ड क्या था? अभी बताया मैंने थर्ड क्या था। such name must not have been used before, has not been used before for anything else. ठीक है, वो नाम यूनिक होना चाहिए। बेसिकली क्या है? नेम शुड बी यूनिक। ठीक है, ओहो, तो जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए। अब हमने ये सब तो पढ़ लिया कि ठीक है क्या है क्या नहीं, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि जो रूल्स थे वो क्या थे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे पहले हम, फिर उसके रूल्स को देखेंगे कि रूल्स क्या था। इसीलिए एक बार एनसीईआरटी पे आओ। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड। अब ये प्रिंसिपल्स हमने दे दिए। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, अभी बताऊंगी, और इसको हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो इन सबको नाम देने के लिए हमने कुछ क्राइटेरियाज ढूंढे। अब उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। उस नेमिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर
दिस इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सो फर्स्ट पॉइंट इसका है कि ये किसने दिया था, ये प्रपोज बाय कैस्पर बोहेम। कैस्पर बोहेम ने दिया था। ही वॉज अ स्विस बोटानिस्ट। कौन थे ये? एक स्विस बोटानिस्ट थे, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, दिस इज एक्स्ट्रा। प्रपोज बाय कैस्पर बोहेम, इन्होंने प्रपोज किया था, मतलब इन्होंने डिस्क्राइब किया था, उनको क्लासिफाई किया था, जो बाद में कैरलस लीनियस जो कि फादर है उनके काम आया था। तो बेसिकली सारा काम तो किया इन्होंने था, बट क्रेडिट उनको मिल गया, वो एक अलग बात है। तो चलो जो भी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुक दी थी एक पाइनेक्स, एक सेकेंड, इन्होंने बुक दी थी, अरे पाइनेक्स, दिस वाज अ बुक, और इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था अलग अलग टाइप के प्लांट्स को और क्लासिफाई किया था। ही डिस्क्राइब्ड डिफरेंट प्लांट्स एंड क्लासिफाइड देम। अब उन्होंने हमें क्या करना था नोमेनक्लेचर में, पहला काम तो डिस्क्राइब करना ही था, डिस्क्राइब इन्होंने कर दिया, ठीक है। अब उनको क्लासिफाई भी कर दिया। तो बाद में जब कैरलस लीनियस आए तो उनके लिए इजी हो गया इनको कंपैरिजन करना और इनको फिर बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू नाम देना, ठीक है। फिर तो बेसिकली बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया कैरलस लीनियस ने था, जो हम पढ़ते हैं। तो प्रपोज बाय कैस्पर बोहेम बट गिवन बाय कैरलस लीनियस, ठीक है। कैरलस लीनियस ने दिया था। उन्होंने रूल्स दी थी 3 बुक्स में, उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स दिए। ऐसा नहीं है कि जितने भी अभी तक हम नाम जानते हैं सब कैरलस लीनियस ने ढूंढा था, ढूंढ के उनको नाम दिया था। उन्होंने सिर्फ रूल्स दिए थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। बोहेन और कैस्पर बोहेन ने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को डिस्क्राइब कर दिया, उन्हें क्लासिफाई कर दिया, और उन्हें अपनी पाइनेक्स बुक में सबको लिख दिया। उस कंपैरिजन को देखते हुए कैरलस लीनियस ने रूल्स बनाए और उनको अलग अलग नाम में दिया। उन्होंने एक बुक थी उनकी फिलोसफिया, ये पी है, अरे पहले ही तुम्हें ज्यादा बेटर समझ आ रहा होगा, फिलोसफिया बोटानिका, ठीक है। ये बुक उन्होंने दी थी 1751 में, ठीक है। फिर उसके बाद प्लांट्स के लिए उन्होंने अलग बुक दी, एनिमल्स के लिए अलग बुक, सेट ऑफ रूल्स थे, ठीक है। प्लांट्स के लिए जो थी उसका नाम था स्पीशी प्लांटेरियम, और एनिमल्स के लिए जो बुक दी उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरल, ठीक है। तो उन्होंने ये बुक्स दी उनका, ठीक है। और इन बुक्स में क्या था, रूल्स थे। जस्ट अ मिनट, ठीक है। दिस इज नेचुरल नॉट नेचुरल, एक सेकेंड इसको ठीक करने दो, ठीक है। दिस इज नेचुरल, सिस्टेमा नेचुरल उन्होंने बुक दी। अब क्या रूल्स थे, ठीक है। मैग्निफेरा इंडिका समझाती हूँ। बायनोमियल, बायनोमियल मतलब दो, तो हर नाम में 2 वर्ड्स होंगे, मैग्निफेरा और जैसे इसमें इंडिका। तो जो मैग्निफेरा होगा ये इसका जेनेरिक नाम होगा, और जो इंडिका होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट। जब 2 नाम है इसीलिए इस नोमेनक्लेचर का नाम क्या है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। मैग्निफेरा इंडिका, तो मैग्निफेरा जो है वो जेनेरिक नाम है, ठीक है।
और इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। मैग्निफिया जेनरिक नाम, मतलब वो उसके जीनस के बारे में बता रहा है, और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है, मतलब वो इसकी स्पीशीज के बारे में बता रही है। ठीक है, तो ये इसके क्या बताता है, ये इसका जीनस बताता है, और ये क्या होता है, कैपिटल लेटर्स में होता है हमेशा। ये इसकी स्पीशीज बताता है, और ये स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है, ये इसके बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और भी रूल्स है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जो रूल्स है बेसिकली नोमेनक्लेचर के, पहली बात तो ये जो लैंग्वेज है, दिस लैंग्वेज इज लैटिन। हम जितने भी ये नाम देते हैं ये लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। क्यों लैटिन लैंग्वेज यूज करते हैं, क्योंकि दिस इज अ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि ये लैंग्वेज जो है ये अब यूज में नहीं है, तो जब ये यूज में नहीं है तो इसमें कोई चेंजेस भी नहीं हो सकते हैं। कोई चेंजेस नहीं होंगे तो मतलब कल को कोई उठ के मैग्निफेरा इंडिका का नाम चेंज नहीं कर सकता है। तो दिस इज द एंड कि मैग्निफेरा इंडिका ही अब उसका नाम है। ठीक है, तो पहला वर्ड जो है वो क्या है, जेनरिक नेम है। जेनरिक नेम उसका जीनस बताएगा। जीनस स्पीशीज इस सब के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे कैटेगरीज में, बट अभी ये इसका जीनस बताता है। फिर ये कैपिटल, इसका जो फर्स्ट वर्ड होता है हमेशा कैपिटल में होता है। जो सेकंड है वो है स्पेसिफिक एपिथेट, ये इसकी स्पीशी बताएगा, और वो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है, अगर आप इसको, जैसे अभी मैंने इसको हाथ से लिखा है, इफ हैंड रिटन, तो आप इसको अंडरलाइन करोगे। ठीक है, अदरवाइज ये इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, इफ प्रिंटेड देन इट इज रिटन इन इटैलिक्स। अब इटैलिक्स में क्यों, ताकि ये पता चल सके कि ये लैटिन ओरिजिन है इनका, इस नाम का क्या है, लैटिन ओरिजिन। ठीक है, समझ आ गया। अगर हम उसको हाथ से लिखेंगे तो आप उसको अंडरलाइन करोगे, अगर वो प्रिंट होगा तो आप उसको इटैलिक्स में लिखोगे, ताकि हमें पता चले कि उसका लैटिन ओरिजिन है। फर्स्ट वर्ड कैपिटल, सेकंड वर्ड स्मॉल, फर्स्ट वर्ड इज द जीनस, सेकंड वर्ड इज द स्पीशी। ठीक है, अब मान लो एग्जाम्पल है मैग्निफेरा इंडिका, ये इसका नाम था। ठीक है, ये लाइन थोड़ा ऐसे हो गया है, बट ऐसे नहीं लिखते हैं, आप सेपरेटली लाइन करेंगे, मतलब इसको पूरा एक साथ, इसको अलग। ठीक है, अब लास्ट में ये नाम जो आता है, दिस इज द नेम जिसने इसको दिया है, ऑथर हु डिस्क्राइब दैट प्लांट या एनिमल या स्पीशी। ठीक है, डिस्क्राइब दैट स्पीशी, तो उसका नाम लास्ट में लिखते हैं। इसको हम अंडरलाइन नहीं करते, नॉट अंडरलाइंड, ये अंडरलाइन नहीं होगा। ठीक है, जो लास्ट, ये पूरा तो होगा, मैग्निफिरा इंडिका विल बी अंडरलाइंड रिटन, या तो अंडरलाइन करोगे इटैलिक्स में लोगे, बट ये ना ही अंडरलाइन होता है, ना ही हम इसको अंडरलाइन नहीं करते हैं, इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं, ये नॉर्मल लिखा जाता है। और ये क्या होता है, जिस साइंटिस्ट ने या ऑथर ने इसको डिस्क्राइब किया होता है। ठीक है, तो दिस वाज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। एक बार एनसीईआरटी भी देख लेते हैं। This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. This naming system using two-word format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. Mango को हम क्या कहते हैं, Magnifera indica. Let us see how it is binomial name. In this, Magnifera represents genus, while indica represents species or specific epithet. Other universal rules क्या है, biological names are written in Latin. Generally in Latin, written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी आपको मिले, वो लैटिन में ही उसको लिखा जाता है। ठीक है, इट इज irrespective कि वो उसको ओरिजिन क्या है। फर्स्ट वर्ड जो है, बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, while the second component denotes a specific epithet. ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए आपको। बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम, हैंड रिटन है तो उसको अंडरलाइन करो, इटैलिक प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में, या फिर इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, सॉरी इन इटैलिक्स में आप लिखोगे ताकि उसका लैटिन ओरिजिन हमें पता चले।
द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक और जो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर में इंडिकेट होगा। कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल मैग्निफेरा इंडिका. The name of author appears after the specific epithet, that is the end of the biological name, and it is written in an abbreviated form. Example, Magnifera indica Linnaeus. ये Linnaeus, it indicates that the species was first described by Linnaeus. इस species को describe किसने किया था first time? Linnaeus ने describe किया था, इसीलिए इसको हम इसके लास्ट में Linnaeus लगाते हैं. ठीक है. अब दो चीजें और है इसमें, वो एनसीईआरटी में आई थिंक नहीं दी हुई है. लेट मी चेक, एक सेकेंड. नहीं दी हुई है, बट तब भी मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इजी है. फर्स्ट इज रूल ऑफ प्रायोरिटी. तो ये रूल ऑफ प्रायोरिटी में है, मान लो एक स्पीशी है ए, दिस इज अ स्पीशी. ठीक है. इस स्पीशी के अब 3 नाम है, A1, A2, A3. ठीक है. A1, A2, A3. A1 को हमने ढूंढा 1800s में, इसको डिस्कवर किया और नाम दे दिया A. ठीक है, मतलब इसको डिस्क्राइब किया. फिर इसके कुछ और फीचर्स दोबारा डिस्क्राइब करके 1859 में इसको ये नाम दे दिया. और A3 जो था ये 1900s में मान लो हमने इसको नाम दिया. ठीक है. तो अब इसके 3 नाम हो गए, पर हमने अभी पढ़ा है बायनोमियल नोमेनक्लेचर में कि एक स्पीशी का या एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम हो सकता है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा. बट अब इसके तो 3 नाम हो गए, तो कौन सा एक्सेप्ट करेंगे हम लोग? तो रूल ऑफ प्रायोरिटी में जिसके ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके एक से ज्यादा वैलिड नेम है, रूल ऑफ प्रायोरिटी में हम उस नाम को इम्पोर्टेंस देंगे जो फर्स्ट डिस्क्राइब होगा. मतलब इस नाम A1 को हम प्रायोरिटी देंगे क्योंकि वो सबसे पहले हमने उसको डिस्क्राइब करके नाम दिया था. उसके बाद जो भी हमने उसमें एड ऑन्स किए वो हो जाएंगे. बट ये A1, A2 और A3 जो है वो सब क्या है? दे आर सिनोनिम्स. But according to the rule of priority, name which was given first, name which was given first will be prioritized. ठीक है. मतलब एक स्पीशी है A, ठीक है, जिसके 3 नाम है A1, A2, A3. उसको 3 अलग अलग टाइम जोन्स में हमने नाम अलग अलग दे दिए, बट नाम तो एक ही वैलिड हो सकता है. रूल ऑफ प्रायोरिटी किस पे लगता है? ऐसी स्पीशीज जिसके मोर देन 1 वैलिड नेम हो. तो A1, A2, A3 के अलग अलग नाम है. A1, A2, A3 सिनोनिम्स हैं, बट जो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, कंसिडर होगा, या यहाँ पे प्रायोरिटाइज हमने लिखा है, वी कैन से एक्सेप्टेड. जो एक्सेप्टेड होगा वो फर्स्ट, जिसको हमने फर्स्ट नाम दिया होगा, सबसे पहले जो नाम दिया है वही एक्सेप्टेड होगा, वही प्रायोरिटाइज होगा, वही कंसिडर होगा. दिस इज द रूल ऑफ प्रायोरिटी. सेकेंड है टॉटोनिम्स. इसमें ना जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट सेम होता है. नेम इन विच जीनस एंड स्पीशी, यहाँ लिख लो नेम, जस्ट अ मिनट, नेम इन विच जीनस एंड स्पीशी या जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट आर सेम. ठीक है. अब ये जो टॉटोनिम्स है ये प्रोहिबिटेड है इन बोटानिकल नोमेनक्लेचर में. ठीक है. दे आर प्रोहिबिटेड इन बोटानिकल नोमेनक्लेचर. ऐसा नाम जिसमें जीनस और स्पीशी, मतलब जो 2 बायनोमियल नेम्स है, जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट, वो दोनों सेम है. तो ये हम प्लांट्स में नहीं करते हैं, ये सिर्फ एनिमल्स में होता है. एक्सेप्टेड इन ICZN.
ठीक है, ICZN में हमने इसको एक्सेप्ट किया है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे इसके रैट का जो साइंटिफिक नाम होता है वो क्या है, रैटस रैटस। अरे यार एक सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं प्लीज लर्न देम, ताकि आपको पता हो कि ये टॉटोनिम्स है, अगर क्वेश्चन में आता है तो। वैसे तो टॉटोनिम्स आप बता ही दोगे देख के कि जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट सेम है, बट तब भी आपको कुछ नाम्स, कुछ एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। गोरिल्ला का क्या होता है, गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है। और स्नेक का होता है नाजा नाजा, ठीक है। तो इसमें देखो जेनरिक नेम सबके सेम है और स्पेसिफिक एपिथेट नेम सबके सेम है, जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट सेम है, बट बाकी के रूल्स हम इसमें लगा रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल, द सेकंड वर्ड इज स्मॉल। हमने उसे अंडरलाइन किया है, मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं रफली लिख रही थी उनको, बट आप अंडरलाइन करोगे अगर आप लिख रहे हो तो। हैंड रिटन अगर एग्जाम में आप लिखोगे या नोट्स बनाते हुए भी लिखोगे तो यू विल अंडरलाइन देम, ठीक है। तो आपको हमेशा इनको अंडरलाइन करना है, और अगर आप इसको टाइप कर रहे हो तो यू विल राइट इन इटैलिक्स, और अगर आपको इसके ऑथर का नाम है तो आप ऑथर का नाम लास्ट में लगाओगे, जो कि आप ना ही अंडरलाइन करोगे ना ही आप इटैलिक्स में लिखोगे, ठीक है। तो आज हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर पूरा कर लिया, ठीक है। तो और एनसीईआरटी भी हमने कर लिया। कल हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, टेक्सोनॉमी क्या होती है और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है, तो उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। दैट्स ऑल वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। एक मेजर पार्ट जो था वो हमने कर लिया है। कल हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज करेंगे।